बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। बल तथा गति के नियम, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग गति का प्रथम नियम पढ़ने जा रहे हैं। ये गति का प्रथम नियम किसने दिया है? 3 नियम है गति के, किसने दिए हैं? ना मालूम है आपको? चलिए, अगर मालूम है वेरी गुड, नहीं मालूम है तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए अपनी बुक खोलते हैं। तो बच्चों, हम लोग जैसा अभी आपको बताया था, हम पहले नियम के बारे में बात करने जा रहे हैं। और अगर हम देखते हैं तो हमारे दो एक बहुत फेमस हमारे फिजिसिस्ट हुए हैं, गैलीलियो और न्यूटन। तो इन लोगों ने हमें बताया है, गति का बारे में बहुत जानकारी दी है। उसी के बारे में आज हम डिटेल में समझने जा रहे हैं। तो वस्तुओं की किसी आनत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने कुछ निष्कर्ष निकाले थे। तो ये देख रहे हैं ना, आनत मीन्स जब कुछ एक हम इंक्लाइंड सरफेस के लिए कहते हैं। तो यहाँ आप देखें, ये जो फोटो है आपके, चित्र दे रखा है आपका, ये जो चित्र दे रखा है ये एक आनत तल कहलाता है, ठीक है, जो इसको हम इंग्लिश में इंक्लाइंड सरफेस कहते हैं। ये तो एक आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ये पूरा एक आपका वर्टिकल हो गया, जो एक ऐसे एक हम कहते हैं ना ढाल वाला, इसको हम कहते हैं आनत तल। तो वस्तुओं की किसी आनत तल पर जो गति होती है उसके को देखकर गैलीलियो, जो हमारे एक फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला कि जब कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती हैं। तो किसी आनत तल पे अगर हम कोई बाह्य बल नहीं रखा है और हमने जैसे एक बॉल को छोड़ा, तो क्या है, वो एक निश्चित गति से चलती हैं। और उन्होंने ये देखा कि अगर हम कोई एक कांच की गोली को हम किसी एक आनत तल पे, कोई एक इंक्लाइंड सरफेस पर जब हम रखते हैं, तो वह तल पर लुढ़कती है और उसका धीरे धीरे क्या होता है, उसके वेग में हम एक इंक्रीज देखते हैं, वो एक बढ़ जाता है। तो और उसके बाद हम देखते हैं कि, और इसके हम यहाँ देखिए, और ये यहाँ से हमने, आप इस आपकी पिक्चर देख रहे हैं ना, तो हमने दो रखे हैं, एक इस डायरेक्शन में रखा है, एक ऐसे रखा है। तो यहाँ देखें, ये एक है और ये एक है। तो यहाँ जब एक बॉल एक फोर्स के साथ नीचे गिरती है और वो क्या होता है, फिर दूसरे सरफेस पे अपने आप ही चढ़ने लग जाती है। तो ये इस चीज को इन्होंने यहाँ समझाया है कि जब वो दूसरे सरफेस पर वो चढ़ती है, तब उसका क्या होता है, वेग घट जाता है। तो मैं आपको पिक्चर और थोड़ा आपका जो लिखा है उसको दोनों साथ करके समझा रही हूँ। तो ये याद रखें कि जब वो पहले सरफेस से, जब ऐसे ये जो सरफेस है इससे आ रही है, तो उसका नीचे आते आते थोड़ा वेग में एक इंक्रीज होता है। लेकिन जब वो दूसरे जो हमारा सरफेस पर है उस पर चढ़ती है, तब इसका वेग जो होता है वो घट जाता है। और यहाँ पे आपको एक और चित्र दे रखा है, ये वाला। इसमें इन्होंने बताया है कि किस प्रकार जब हम ये जो हमारा जो एक इंक्लाइंड सरफेस है, जो आपका ये आनत तल है, इसका अगर हम जैसे जैसे इसको एक क्षैतिज रूप में लाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो वो जो बॉल को जो ऊपर चढ़ने का जितना अगर हम देखें उसका डिस्टेंस है, वो एक इंक्रीज होता चला जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे चढ़ रही है तो ये इतना ही डिस्टेंस कवर कर रही है। लेकिन जैसे जैसे हम ये जो तल है इसको हम एक नॉर्मल एक क्षैतिज उसमें लेकर आ रहे हैं, तो इसमें इसका डिस्टेंस जो बॉल का चढ़ने का है, वो देखिए ये इंक्रीज होता चला जा रहा है। ये देखिए, ये ब्लैक है लाइन, यहाँ ये ब्लू देखिए और ये रेड देखिए, इसका ये जो है, ये सरफेस एक इंक्रीज होता चला जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जो मतलब ये सारा जब गैलीलियो ने इसको पूरा एनालाइज करा कि उसके जो इंक्लाइंड सरफेस है उसमें वो डिफरेंस लाए, तो उन्होंने ये तर्क दिया कि जब गोली को बाईं ओर से हम, मींस जो हमने इधर वाला जो सरफेस है उससे जब हम छोड़ते हैं, तो ये ढाल पर नीचे की ओर एक लुढ़कती है और दाईं ओर के आनत तल पर उतनी ही ऊंचाई तक वो जाएगी जितनी ऊंचाई से वो एक नीचे आई है।
फिर यदि दोनों के तलों के झुकाव समान है तो गोली उतनी ही दूर चढ़ेगी जितनी दूर तक वह लुढ़की थी। लेकिन अगर दाईं ओर के अनंत तल के कोण को हम, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, हम धीरे धीरे उसके कोण को हम कम करते चले जा रहे हैं। तो उसको कोण को कम करने का अर्थ है, देखिए आपका एक ये सरफेस था और एक ये था, तो इस कोण को जब हम, हमारा ये सरफेस के साथ कोण बन रहा है, तो इस कोण को जैसे जैसे हम कम करते जा रहे हैं, क्लियर हुआ? तो जैसे जैसे हम इस कोण को हमने कम करा, तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होती है, जो जैसा मैंने अभी आपको ये पिक्चर की हेल्प से समझाया था। और अगर इस तल को हम क्षैतिज कर देते हैं, मीन्स पूरा उसको एक स्ट्रेट कर देते हैं, तो और यह अगर हम क्षैतिज का अर्थ है कि या हम जो उसका जो ढाल है उसको शून्य कर दे, उसको पूरा फ्लैट सरफेस, मीन्स ये जो ऐसे इंक्लाइंड है इसको अब हमने बिल्कुल सीधा कर दिया। तो जब हम ये जो गोली को मूल ऊंचाई पर प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार वो चलती रहेगी, क्योंकि उसने क्या, यहाँ देखिए कि अब मैं आपको थोड़ा पिक्चर की हेल्प से समझाती हूँ। देखिए इसने इतना डिस्टेंस कवर करा, अब आगे जाके क्या है, ये जितना इसने ये डिस्टेंस कवर करा है, तो जब हमने इसको पूरा एक फ्लैट सरफेस कर दिया है, तो गोली जितना वो यहाँ जो कवर करा था वो उतना ही सीधे वो चलती रहेगी और वो उतना डिस्टेंस कवर करेगी। इस प्रकार ये ज्ञात होता है कि गोली को एक गति को बदलने के लिए, अगर हमें उसकी गति को एक चेंज करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक असंतुलित बाह्य बाह्य जो बल है उसकी एक हमें आवश्यकता होगी। लेकिन गोली की गति, उसकी गति वो उतने ही जितने स्पीड से वो चल रही है वो उतनी ही गति से वो चलती, उसकी एक रूपता को बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता हमें नहीं होती है। तो लेकिन अगर हम एक्चुअल, ये तो हमारा एक कहें, हमारा एक कैलकुलेटिव, हमारा ये एक थॉट प्रोसेस था, लेकिन वास्तविक अवस्था में क्या होता है, शून्य असंतुलित बल बाह्य बल प्राप्त करना कठिन होता है। तो मीन्स जो हमारा, अगर हम कहें जो बाह्य बल बिल्कुल नहीं लगे, ये एक बहुत कठिन होता है। मीन्स हमें पूरा वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, हमें उसके सरफेस पे पूरा एक फ्रिक्शन नहीं लगे वो सब प्रिवेंट करना पड़ेगा। उसी अवस्था में क्या होगा, शून्य असंतुलित बल बाह्य बल लगेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं से हवा के झोंका है, आपका सरफेस का जो आपका एक घर्षण बल है, कहीं ना कोई ना कोई बल एक कार्य करता रहता है। तो ऐसे ऐसा गति को की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। इस प्रकार जो हमारा जो हम गोली का व्यवहार देखते हैं, तो कुछ दूर चलने के बाद क्या होता है, वो गोली अपने आप रुक जाती है। तो घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब अगर हम चाहते हैं कि जिस वेग से वो चली वो आगे चलती रहे, उसके लिए हमें क्या होता है, जो हमने कांच लिया है उसके जो हमें सतह होती है वो बहुत चिकनी रखनी होती है, और उस पर कोई एक चिकनाई युक्त पदार्थ, एक कोई लुब्रिकेंट का लेप लगाना होता है कि वो स्मूथ सरफेस रहे, कोई घर्षण बल नहीं लगे, क्योंकि हमें जो उसकी अगर एक गतिमान अवस्था रखनी है। लेकिन हम जनरली क्या देखते हैं कि अगर हमने कोई एक बॉल छोड़ी है, या कोई अपने, जैसे हमने यहाँ एक इंक्लाइंड सरफेस पे देखा था और फिर हमने हॉरिजॉन्टल देखा, तो वो बॉल यहाँ से गिरी और फिर वो थोड़ी दूर तक चलती है लेकिन रुक जाती है। तो अब जब हमारे ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हमारे साइंटिस्ट कर रहे थे, वो अपनी एक थ्योरी लेकर कैलकुलेट कर रहे थे। हमने अभी तक ये समझा है तो अब ये होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि वो जो बॉल है वो आई, वो अगर इंक्लाइंड सरफेस है वो चढ़ी, और इवन अगर हमने उसका, जैसे हमने देखा इंक्लाइंड सरफेस का हमने एंगल कम करा, तब भी वो उसने एक हाइट गेन करी। लेकिन हॉरिजॉन्टल सरफेस में हम देखते हैं कि वो थोड़ी दूर चलती है फिर अपने आप रुक जाती है।
वो सब एक घर्षण बल की तरह कारण हो रहा है। लेकिन ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है उस समय इन्हीं बातों के बारे में जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो अभी जो गैलीलियो जैसे देख रहे हैं वो इन बातों को एनालाइज कर रहे हैं। तो इन सब पर आधारित न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी और उन्होंने जो गैलीलियो का जो बल एवं गति के बारे में जो उनके विचार थे इनको और एक आगे उसको सपोर्ट करते हुए अपनी थ्योरीज दी और इस कारण उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया है जिनको हम गति का नियम कहते हैं या न्यूटन लॉ भी बोलते हैं। और इसमें उन्होंने जो न्यूटन ने बताया उन्होंने गति के नियमों के नाम जो इनका जो थ्योरी है वो गति के नियमों जैसे या मैंने न्यूटन्स लॉ जो बोला है इंग्लिश में वो माना जाता है और उसके 3 लॉ हैं। आज हम पहला लॉ पढ़ रहे हैं वो है गति का प्रथम नियम। उसमें क्या है प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। ये उनका पहला लॉ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये पूरा है। तो ये जो है या तो वो एक समान गति की अवस्था में चलती रहेगी उसकी एक वो तब तक वो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई एक बाहरी बल कार्य नहीं करे। तो या तो वो स्थिर रहेगी या वो गतिमान रहेगी। तो दोनों कंडीशन तभी हो सकती हैं जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। लेकिन जब कोई बाहरी बल कार्य करता है तो चलती हुई वस्तु रुक जाती है या रुकी हुई वस्तु चलने लग जाती है। तो तो अगर हम दूसरे शब्दों में इसको समझें तो कोई भी जो वस्तु है वो अपनी जो गति की अवस्था के में जो परिवर्तन है उसका वो विरोध करती है और गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को हम जड़त्व कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक गुणात्मक रूप में देखें तो कोई वस्तु जो विरामावस्था में है या जो समान वेग से चल रही है वो समान वेग से गतिशील रहने की जो उसकी प्रवृत्ति है जो उसकी एक नेचर है इसको हम जड़त्व जिसको इंग्लिश में इनर्शिया इसे कहते हैं। तो इसी कारण क्या है जो न्यूटन का जो पहला लॉ है इसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो ये एक है कि या तो कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में रहती है या वो कॉन्टिन्यूस अपने एक समान वेग से चलती रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत नहीं हो। और इससे इसी लॉ से रिलेटेड हम थोड़े से अपने जो दिनचर्या में जो हम चीजें फील करते हैं इसको हम आपको समझाते हैं कि जब आप किसी एक गाड़ी में आप यात्रा कर रहे होते हैं तो उस समय आपका जो है आपके जो एक फीलिंग्स जो आती हैं कि आपका कैसे बॉडी झटका खा रहा है ये सब एक अगर हम देखें तो ये जो जड़त्व का नियम है या न्यूटन का जो पहला लॉ है ये इसके ही सपोर्ट में है कि जैसे हम क्या होता है कि कोई जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं और उस पर ब्रेक लगता है ना। तो ब्रेक लगने क्या होता है तो ब्रेक जब ब्रेक लगता है तो क्या होता है हम एक आगे गिरते हैं है ना। और यही एक्सीडेंट्स में भी क्या होता है जब ब्रेक लगता है हम आगे गिरते हैं और हमें चोट लगती है। लेकिन ये जब गाड़ी रुक गई है तो हम क्यों गिर रहे हैं कि यही कारण इसको ही हम फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन से समझेंगे कि जब ब्रेक लगता है तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी मूव कर रही है तो उसके साथ साथ क्या होता है हमारा बॉडी भी मूव कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगता है तो गाड़ी तो रुक जाती है लेकिन हमारा बॉडी अभी मोशन में होता है। हमारे बॉडी में एक अगर हम जो हमारा एक चलायमान सा ही रहता है इस कारण क्योंकि वो आगे चल रही है तो हमारा जो बॉडी है वो चलायमान है जबकि गाड़ी रुक गई है तो इस कारण हम आगे गिरते हैं एक आगे झुकते हैं। तो आप कभी भी नोट करें जब ब्रेक लगता है तो हम आगे गिरते हैं और यही कारण है कि इस गाड़ियों में सीट बेल्ट दी जाती है कि आप आगे नहीं गिरे। जब अचानक ब्रेक लग रहा है
या जैसे एक्सीडेंट हो रहा है तब भी क्या हो रहा है, गाड़ी चलती हुई रुक रही है और वो फोर्स के साथ रुक रही है, तो उसके मीन्स स्पीड में है और फिर आप एकदम गाड़ी रुक गई है लेकिन आपका बॉडी उसी स्पीड से एक गतिमान है, तो आप उतनी ही जोर से आगे गिरते हैं। तो इसको बचाने के लिए कि आप आगे नहीं गिरे, आपको सीट बेल्ट दी जाती है। तो यहाँ इसीलिए अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकराकर हम घायल हो सकते हैं, इसलिए हमें सुरक्षा बेल्ट एक का उपयोग करना चाहिए। तो ये आपको एक नॉलेज भी दी जा रही है, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन भी बताया जा रहा है। तो और इसके विपरीत हम एक और चीज अनुभव करते हैं कि जब हम मोटा बस में खड़े होते हैं और जब एक अचानक क्या होता है कि हम खड़े हैं और अचानक ही वो चल पड़ती है। तो पहले हम क्या है, हमने ये देखा कि जब कोई चीज गतिमान है और हम एक स्थिर अवस्था में, हम सोच रहे हैं स्थिर अवस्था में, लेकिन एक्चुअली हमारा बॉडी मूव करता है। लेकिन अभी वो चीज मूव नहीं कर रही है और हम भी खड़े हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जब वो अचानक चलती है, तो अचानक चलने से क्या होता है, जो हमारा नीचे का जो पैर है वो तो एक चलता है, लेकिन हमारा बॉडी स्थिर रहता है, तो इस कारण हम पीछे गिर जाते हैं। आप देखें, आप चलती हुई वस्तु में वो चलती हुई रुक रही है तो आप आगे गिर रहे हैं, लेकिन आप एक रुकी कोई आपका कोई व्हीकल है और जब वो एक मोशन में आता है और लेकिन आप बैठे नहीं, आप खड़े हैं, तो आपका जो पैर है वो तो में तो मूवमेंट आ जाता है उस के साथ, लेकिन आपका जो बॉडी होता है वो स्थिर रहता है। इस चक्कर में आप एक पीछे की तरफ एक गिर जाते हैं। तो आपने अभी अगर ये महसूस मतलब करा जरूर होगा, लेकिन अब उसको लिटरली फील करना चाहते हैं तो दोनों चीज एक बार आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, तो देखेंगे कैसे एक बार है कि आप आगे गिर रहे हैं, दूसरे सेकंड टाइम जब आप बस में खड़े हैं और बस अचानक चल पड़ रही है, तो आप और एक आप कॉन्शियस नहीं है, तो कॉन्शियस होते हैं तो हम अपने बॉडी का बैलेंस खुद बना लेते हैं, लेकिन अनकॉन्शियस वे में जब एक होता है तो हम एकदम पीछे हमें धक्का लगता है। तो ये हम देखते हैं कि कैसे जो हमारा जो ये जो हमारा लॉ ऑफ मोशन है वो हम अपने दिनचर्या में जो हम ये एक फोर्स फील कर रहे हैं, हम गिर रहे हैं, हम झुक रहे हैं, तो ये सब एक जो हमारा न्यूटन का पहला लॉ है कि कोई जो बॉडी है वो या स्थिर अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करे, और जैसी बाह्य बल कार्य करेगा वो उसकी स्थिर अवस्था में चेंज आएगा, और कोई चलायमान वस्तु है वो तभी रुकेगी जब उस पर कोई बाह्य बल कार्य करे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीर्थ मोड़ पर मुड़ती है, तो हम भी क्या होता है पूरा उसके साथ एक टर्न करते हैं। आपने बाइक राइड्स देखी होंगी, मोटरसाइकिल राइड्स देखी है ना? तो आप क्या देखते हैं कि जब वो एक रेस चल रही है और वो टर्न कर रहे हैं, तो अपना जब जैसे जैसे वो टर्न करते हैं वो सीधे नहीं बैठते हैं, वो उसके साथ झुकते हैं। तो इसे भी हम जड़त के नियम से समझ सकते हैं कि जो हमारा जो शरीर है वो एक जब हम सीधे जा रहे हैं तो वो एक सरल रेखीय गति में चल रहा होता है, तो जब हम टर्न कर रहे हैं तो हम वो एक जो हमारी रेखीय गति है उसको हम मेंटेन करें तो हम भी साथ में मुड़ते हैं, और इससे हमारा जो डायरेक्शन में जो चेंज होता है वो एक यूनिफॉर्म होता है। सो बच्चों, हम लोग ये देखते हैं कि एक वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगाया जा सकता है। ये थोड़े से और आपको एक्सपेरिमेंट से हम आपको समझाते हैं। यहाँ देखते हैं कि ये आपने कैरम बोर्ड जरूर खेला होगा, तो देखते हैं हम स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम पूरे जो हमारा ये कैरम बोर्ड की जो गोटियां होती हैं इनको हम एक पूरा एक एक के ऊपर एक रख के इस टाइप से रखते हैं, है ना?
अब जो पहला जो स्ट्राइक कर होता है उसका क्या एक इंटेंशन होता है कि जितनी गोटियां हैं ये सारी बिखर जाएं, कोई एक के ऊपर नहीं रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो जो सबसे नीचे का जो होती है, जो सबसे नीचे रखी होती है, हमारा टारगेट होता है कि जो हमारा स्ट्राइकर है उसको हिट करें, सबसे नीचे वाली गोटी को। तो जैसे ही हम जो नीचे वाली गोटी को हम करते हैं तो जो ऊपर की होती हैं वो एक अपनी बिखर जाती हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो जो नीचे वाली जो गोटी के बाहर आ जाने के बाद जो शेष गोटियां हैं वो अपने जड़त के कारण लंबवत दिशा में नीचे की ओर वो गिर जाती हैं। तो उनका जो जड़त है उसके कारण क्या होता है कि वो अपनी पोजीशन नहीं बनाए रहती हैं उनको, और वो नीचे का बेस हटते ही वो बिल्कुल अपने एक और किसी डायरेक्शन में नहीं, वो एक नीचे गिरती हैं। अब वो जितना हमने फोर्स दिया है उतने ही फोर्स से वो फैलती हैं। अगर हमने कम फोर्स दिया है तो वो आसपास ही रहती हैं, लेकिन जहां ज्यादा फोर्स दिया मीन्स ज्यादा बल देकर हमने उनको निकाला है उतना ही उन तक पहुंच जाता है और वो उतनी दूर दूर तक फैल जाती हैं। तो किसी तीव्र गति की कैरम की गोटी से टकराकर ढेरी के सबसे नीचे वाली गोटी को ढेर किया जाता है। दूसरा हम ये देखते हैं कि ये भी एक आपने गेम्स में भी हम लोग ये बहुत एक देख गेम्स खेला जाता है। एक गेम होता है कि आप एक ग्लास लीजिए, उस पे एक कुछ थोड़ा हार्ड सा, चाहे ताश का पत्ता हो या कुछ हो, थोड़ा सा एक हार्ड पेपर रखते हैं और उस पे आप कोई एक कॉइन रख दीजिए। यहाँ वो कह रहे हैं 5 रुपए वाला जो आपका कॉइन आता है वो आप रख दीजिए, और आपका टारगेट ये होता है कि आप वो पेपर तो फोर्स से हटाएं, लेकिन जो कॉइन है वो उसके साथ नहीं हटना चाहिए, वो ग्लास में गिरना चाहिए। इसके पीछे भी फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही आप मतलब ये होता है कि जो आ, अब देखिए, जो आपने एक पेपर रखा वो भी स्थिर अवस्था में, जो कॉइन रखा है वो भी स्थिर अवस्था में। अब आप जो नीचे का पेपर है आप उसको तो फोर्स देकर आप उसमें एक बल लगा के उसको मूव करना चाह रहे हैं, है ना, एक असंतुलित बल लगा के, वो अभी संतुलित बल में है, वो रुका हुआ है। असंतुलित बल लगा के आप उसको हटाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको इस प्रकार से हटाना है कि जो ये जो कॉइन रखा है, 5 रुपए का जो सिक्का रखा है, उस पर वो नहीं ट्रांसफर होना चाहिए। तभी होगा कि वो नीचे का पेपर तो हट जाएगा, और क्योंकि जो ये जो आपका सिक्का है वो अपने जड़त के कारण वो क्या होगा, वो नीचे ग्लास में गिर जाएगा। तो यह वो नीचे क्यों गिरता है, क्योंकि उसका वो उसको ये विरामावस्था में है, और अगर उसको भी मोशन मिलेगा तो वो पेपर के साथ चलेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिक्के को विरामावस्था में रखना है। तो हम इस प्रकार उस पर फोर्स देते हैं कि वो एक हल्का सा होता है कि वो फोर्स ट्रांसफर उस पर नहीं हो, और वो अपना जो सिक्का है वो विरामावस्था बनाए रखने के लिए वो नीचे का बेस हटा तो वो सीधे ग्लास में गिरता है। तो ये भी एक टेक्निक होती है कि आपको कितना बल देना है कि आप पेपर हट जाए लेकिन जो सिक्का है वो अपनी विरामावस्था को मेंटेन रखे। एक और आपको क्रियाकलाप दे रखा है कि पानी से भरा जो गिलास है, अगर हम एक ट्रे है और उसमें हमने पानी का एक ग्लास या कुछ एक कप रखा है, और अगर हम तेजी से घूमते हैं तो क्या होता है, छलक जाता है। इसी कारण क्या है कि जो हमारा जो प्लेट्स होती हैं और अगर कप वाली होती है तो आप देखते हैं बीच में ग्रूव बना होता है, तो वो उतना स्पेस है कि अगर घूम रहा है तो वो बाहर का सरफेस रहे, अंदर वो अपने इनर्शिया के कारण जड़त के कारण वो वही टिका रहे। इसलिए हम देखते हैं जो हमारा प्लेट होता है उसमें बीच में एक हमें एक गड्ढा सा देखने को मिलता है। तो बच्चों आज जो पढ़ा इसके नोट्स देख लेते हैं। तो बच्चों आज जो बहुत जो मेन चीज हमने पढ़ी है वो गति का प्रथम नियम है। तो प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत नहीं हो।
दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं और यही कारण है कि गति के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और हमने जो गति का प्रथम नियम है वो मैंने आपको बुक में मार्क करवा दिया है, वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि कोई वस्तु कैसे एक या तो अपनी स्थिर अवस्था में या गतिमान अवस्था में तब तक रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। सो ये हमारा जो गति का प्रथम नियम जो मैंने आपको मार्क करवाया था उसको भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सो बच्चों, आज हम लोगों ने गति का पहला नियम पढ़ा। आने वाले सेशन में हम गति के दूसरे और तीसरे नियम के बारे में भी बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।